हाय, मैं विपिन आपका इस चैनल पर फिर एक बार स्वागत करता हूं। अब हम और आप चर्चा कर रहे थे भारतीय इतिहास की। तो भारतीय इतिहास पिछली वीडियो में हम देख चुके हैं कि भारतीय इतिहास में जो इतिहास के स्रोत रहे थे उस पर हमने चर्चा की। आज हम भारतीय इतिहास के जो भाग हैं, भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा है और किस तरीका से इसे कंप्लीट किया गया है तोड़ तोड़ करके, और इसे समझने के लिए और छोटे छोटे भागों में तोड़ करके हम इसे समझेंगे। चलिए आइए, भारतीय इतिहास के भाग। भारतीय इतिहास को जानने के लिए हमने 3 भागों में भारतीय इतिहास को बांट रखा है। पहला आता है प्रागैतिहासिक काल, जिसे पाषाण काल भी कहते हैं। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, इसे उत्तर पाषाण काल भी कहते हैं। और तीसरा है ऐतिहासिक काल। देखिए, प्रागैतिहासिक जो काल रहा था वो हमारा अज्ञात से, यानी जब मनुष्य का जन्म हुआ था, स्थापना हुई थी, तब से लेकर के और कुछ साक्ष्य मिले हैं उसके आधार पर 2500 या 3000 ईसा पूर्व के लगभग माना जाता है। देखिए, यह निश्चित नहीं कहा जा सकता, इसलिए कुछ किताबें कोई सन और दे रही हैं, कुछ किताबें कुछ और दे रही हैं सन, लेकिन वो 2.5 और 3 के बीच में ही हैं। अगला देखिए, आद्य ऐतिहासिक काल, इसे पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल भी कहेंगे। ये 2500 यानी 2500 या 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का है, और 600 ईसा पूर्व से आज तक, अब तक का इतिहास जो है हम इसे ऐतिहासिक काल कहेंगे। हम आते हैं यहाँ पर पाषाण काल। देखिए, पाषाण काल ही क्यों कहा गया? जिस युग में पत्थरों का प्रयोग हुआ था, पाषाण मीन्स होता है पत्थर, तो उस वजह से इन्हें पाषाण काल कहा गया। पाषाण का मतलब समझ आ गया, जिस युग में पत्थरों का उपयोग हुआ, इसलिए इन्हें पाषाण काल कहा गया। देखिए, पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया: पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, इनकी संभावित कुछ समय है। देखिए, अज्ञात से लेकर के 8000 ईस्वी पूर्व, अज्ञात से लेकर के 8000 ईस्वी पूर्व का पुरा पाषाण काल माना जाता है, और 8000 ईस्वी से 4000 ईस्वी पूर्व के बीच का समय मध्य पाषाण काल माना जाता है, और 4000 से 2500 या 3000 के बीच का समय ये नव पाषाण काल माना जाता है। अब आइए पुरा पाषाण काल। पुरा पाषाण काल ही से क्यों कहा गया? जब मनुष्य एक जानवर की तरह रहता था, उस समय उसका भोजन मांस खाना था, फल फूल जो भी मिल जाता था, खाने वाली वस्तुएं वो खा लेता था, और कपड़े ही रहता था, वो कपड़े नहीं पहनता था। और इसी काल के मनुष्य को होमो सैपियंस कहा गया था। ठीक, होमो सैपियंस पुरा पाषाण काल के मनुष्य को कहा जाता है। देखिए, मैं वही आपको पढ़ाऊंगा जो ज़्यादातर क्वेश्चन जहाँ से बनते हैं, एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो आता है बार बार परीक्षा में वही पढ़ाऊंगा मैं, और आपको फ्रेम पूरा बताऊंगा कि कहाँ पर कैसे बटा है कैसा नहीं, लेकिन वहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं वही आपको पढ़ाऊंगा मैं। तो एक बार वीडियो शुरू होने से पहले आप एक बार लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट में लिखा करें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए आइए, मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, इसे खाद्य सामग्री का संग्रह, फल फ्रूट ऐसा हुआ। इस युग में मनुष्य क्या खाने पीने की जो वस्तुएं जानता तो था, जो जानवर खाते थे वही वो खाता था, लेकिन वो तभी तक उसे खाता था जब तक उसको भूख लगी है। उसके बाद वो छोड़ करके वहां से चला जाता था, लेकिन फिर भूख लगने के बाद फिर वो ढूंढता था, और जरूरी नहीं है कि वो उसी जगह पर आकर के खाए, जहां मिल जाता था वहीं खा लेता।
लेकिन मध्य पाषाण काल में क्या हुआ, उससे खाने की वस्तुएं मिलने के बाद वो संग्रह करने लगा, यानी आगे की भूख के लिए, फिर कभी भी भूख लग सकती है, उसके लिए वो उसने एकत्रित करना शुरू कर दिया। इसमें जो परिवर्तन आया इसे हम मध्य पाषाण काल के नाम से जाने, यानी खाद्य सामग्री का संग्रह, फल, फूड, ठीक है, और मांस, ऐसी वस्तुओं का वो संग्रह करने लगा। अच्छा, इसी में उसने पशुपालन भी सीख लिया, पशुओं को पालना भी जानने लगा और स्थायी निवासी भी हो गया। यानी एक बार जब किसी प्राकृतिक आपदा से वो घिर गया तो किसी गुफा में या किसी पत्थर के या किसी बड़े पेड़ के नीचे वो छिप गया, तो ये जानकारी उसे प्राप्त हो गई पुरापाषाण काल में। और जब फिर दोबारा वो आपदा आई, आंधी आई या तूफान आया, तो फिर वो वहां पर छुपने लगा, या रातों में जानवरों से बचने के लिए वो छिपने लगा, तो एक ही जगह फिर वो छिपने लगा, अर्थात उसका क्या हो गया, स्थायी निवासी। वहां पर वो स्थायी निवासी हो गया, पशु पालन करने लगा, ठीक है, और खाने वाली वस्तुओं को एकत्रित करने लगा। और इसी काल को हमने मध्य पाषाण काल के नाम से जाना। अगला नव पाषाण काल। देखिए, नव मीन्स होता है नया, नव मीन्स होता है नया। जो नए नए कारनामे जिस काल में किए वो हमारे नव पाषाण काल में आते हैं। जैसे अन्न उगाने का श्रेय, अन्न को उगाने का श्रेय इसी काल में, मनुष्य धीरे धीरे अन्न को भी उगाने लगा। गेहूं, सबसे पहली खेती उसने गेहूं की, फिर जौ की और फिर चावल की उगाई थी। चावल की खेती जो है उसने इलाहाबाद के पास के साक्ष्य मिलते हैं, वहां से उसने चावल की खेती उगाई थी। दूसरा है लोहे का ज्ञान, उसे यहां पर लोहे का ज्ञान भी हो गया था। अब तक उसे धातुओं का ज्ञान नहीं था, केवल पत्थर का ज्ञान था। अब उसे लोहे का भी ज्ञान हो गया नव पाषाण काल में। सरकंडे का घर भी बनाने लगा, अपने घर बनाने के लिए लकड़ियां इकट्ठी करके गोल गोल उसने घर बनाना चालू कर दिया, और मिट्टी के भी घर बनाए उसने, नए नए कारनामे किए, इसलिए उसे नव पाषाण काल। आग की खोज भी इसी में हुई थी, और 4 पहिए की गाड़ी, यानी पहिए का आविष्कार हुआ तो पहिए का क्या करता, गाड़ी बनाई। उस 4 पहिए की गाड़ी के भी साक्ष्य यहीं से मिलते हैं। देखिए, क्वेश्चन जो आता है वो यहीं से आता है। आग की खोज, लोहे का ज्ञान कब हुआ था, पहले नंबर कौन सी, सबसे पहले नंबर कौन सी फसल को उसने उगाया था, तो सबसे पहले उसने गेहूं, और उसके बाद जौ, और तीसरे नंबर पर चावल के साक्ष्य मिले हैं। इसके बाद स्थायी निवासी मध्य पाषाण काल में हो गया था, और यहाँ घर बना करके रहने लगा। यहाँ अभी तक घर नहीं बनाए थे उसने, केवल स्थायी निवासी हो गया, चाहे किसी पेड़ के ऊपर मान लीजिए, चाहे पेड़ के नीचे मान लीजिए, या किसी गुफा में मान लीजिए, लेकिन उसने अपने स्थायी निवासी के लिए यानी इस घर भी बनाना चालू कर दिया। ऐसी जगह घर जहाँ पानी की व्यवस्था हो, पानी भी पीने के लिए दूर न जाना पड़े, और आग की भी खोज कर ली उसने, तो उससे सर्दी वगैरह, और पका हुआ इसी में, जब आग की खोज हो गई तो पका हुआ भोजन भी इसी में बनने लगा उसका, ठीक है। तो ये जब आग की खोज हो जाएगी, रहने लगेगा, पशु भी पालने लगेगा, मिट्टी के बर्तन बनाने लगेगा, और अन्न भी उगाने लगेगा, तो और जरूरतों को भी वो इसी में पूरा करेगा। लेकिन धीरे धीरे ये नव पाषाण काल जैसे ही समाप्त हुआ, वैसे ही उसे धातुओं का ज्ञान हुआ, और धातुओं में एक तामा धातु का उसे ज्ञान हुआ, और तामा धातु जैसे ही उसे ज्ञान हुआ, उस काल को ताम्र पाषाण काल के नाम से जाने लगा। लेकिन ये इनसे 3 है, 1 2 ये 3 है, और ये अलग है, चौथा है, लेकिन ये है अलग यहाँ से, ठीक है, ये अलग का है। तो यहां से बस इसमें इतना ही है कि उसे केवल धातुओं का ज्ञान हो गया था। अब हम चलते हैं अधैतिहासिक काल, यानी उत्तर पाषाण काल में। उत्तर पाषाण काल का समय रहा है 2500 यानी 3000, 2500 से 3000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक।
और अधैतिहासिक काल को हम दो भागों में बांटेंगे। पहला है सिंध घाटी की सभ्यता और दूसरा है वैदिक सभ्यता। अब हम सिंध घाटी की सभ्यता पर हम चर्चा करेंगे और वैदिक सभ्यता को भी दो भागों में बांटा गया, ठीक, जिसमें ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का समय 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व और ये 1000 से 600 ईस्वी पूर्व। सिंध घाटी का जो समय है वो 2500 से और 1500 यानी 2500 या 3000, कहीं कहीं 3000 भी देता है, 2500 या 3000 से 1500 ईस्वी पूर्व और 1500 से ये 600 ईस्वी पूर्व वैदिक सभ्यता, जिसमें वेदों का भी ज्ञान हुआ था। सिंध घाटी की सभ्यता के बारे में हम आपको कंप्लीट कराएंगे। देखिए, इसके बाद सिंध घाटी की सभ्यता जो बनी थी, इसमें एक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के एक बहुत बड़े विद्वान हुए थे, रॉबर्ट ब्रूस फुट। इन्होंने भारत के अंदर खुदाई चालू कराई थी और इस खुदाई में पल्लवरम, पुराना नाम है पल्लवरम और इसे वर्तमान में कहते हैं मद्रास। इस जगह इन्होंने खुदाई कराई जो कि एक अंग्रेज थे। इनके द्वारा ही सिंध घाटी की सभ्यता और पुरातात्विक सर्वेक्षण की पहली खुदाई इन्होंने ही कराई थी। और यहां से खुदाई जब प्रारंभ हो गई तो यहां से अलग अलग तरीका की सभ्यताओं के जो साक्ष्य थे वो मिलने लगे। सिंध घाटी की सभ्यता में ऐसे बहुत से स्थल हैं जिनकी जानकारी हमें प्राप्त हुई है। आइए हम उस पर चर्चा करते हैं। चलिए सिंध घाटी की सभ्यता को हम देखते हैं। और सिंध घाटी की सभ्यता में देखिए, सिंध घाटी की सभ्यता को हड़प्पा की सभ्यता भी कहते हैं, दोनों ही बातें एक ही हैं। सिंध घाटी की सभ्यता जो है, हड़प्पा की सभ्यता का नाम जब पड़ा जब पाकिस्तान में दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में जो खुदाई हुई थी, इस वजह से इसका नाम हड़प्पा पड़ गया। वहाँ टीले जो थे मृतकों के, इसलिए इसे हड़प्पा कहा गया। अब देखिए, यह कांस्ययुगीन सभ्यता थी। यह कैसी थी? कांस्ययुगीन सभ्यता थी। और क्योंकि कांसा के बाद दूसरी सभ्यता आई थी, अभी आपको बताया कि अंतिम जो है कांस्य की सभ्यता थी। उस कांस्य सभ्यता के बाद हमारा आद्य ऐतिहासिक काल चालू हुआ और आद्य ऐतिहासिक काल में सिंध घाटी की सभ्यता पहले नंबर। तो सिंध घाटी की सभ्यता पहले नंबर, फिर द्वितीय है वैदिक सभ्यता। तो सिंध घाटी की सभ्यता में यह कांस्य की सभ्यता थी, यानी कांस्य के बाद ही बनने वाली सभ्यता थी। दूसरा है तामा और टिन। तामा का फॉर्मूला होता है Cu और टिन का Sn। इन दोनों को मिला करके वो कांसा बनाना भी जानते थे। हड़प्पा वासी कांसा बना लेते थे। अच्छा, हड़प्पा टीलों का सर्वप्रथम उल्लेख 1826 में किया गया और एक वैज्ञानिक थे, विद्वान थे जो चार्ल्स मैनसन, इनके चार्ल्स मैनसन के द्वारा इनका पहली बार उल्लेख किया गया था। हड़प्पा संस्कृति जो जितने में फैली हुई है, जो आकृति है वो एक त्रिभुजाकार है, जो मिस्र की सभ्यता मेसोपोटामिया, मिस्र की सभ्यता जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता के क्षेत्रफल से अधिक है हड़प्पा की सभ्यता। अब कहाँ कहाँ फैली है देखिए, ये एक मान लीजिए आधारित एक मैप है।
मांग, मांग आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है, और इधर आ जाइए आलमगीर यूपी में पड़ता है, और दायमाबाद ये महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में, और सुतकोड़ ये पाकिस्तान का एक स्थान है। ये चार आकृतियां जो दिखाई दे रही हैं इन्हें सीधे मिलाएंगे तो ऐसे करके बनती हैं। तो इनमें ये आकृति इसकी त्रिभुजाकार बनती है। अच्छा, इसकी लंबाई कितनी कितनी है, कहाँ से कहाँ तक है, वो आपको बता रहे हैं कि दक्षिण, उत्तर से दक्षिण की लंबाई, उत्तर से दक्षिण की लंबाई 1100 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 1100 किलोमीटर है, और पूर्व से पश्चिम की लंबाई 1600 किलोमीटर है। ये लंबाई 1600 किलोमीटर। अब देखिए आलमगीर जो है उत्तर प्रदेश में कहां पड़ता है। आलमगीर उत्तर प्रदेश में पूर्वी सीमा है, ये पूर्वी सीमा। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि हड़प्पा संस्कृति का जो उत्तर प्रदेश में एक साक्ष्य है, ये स्थान है आलमगीर, वो उत्तर प्रदेश में किस दिशा में है, तो पूर्व दिशा में, पूर्वी सीमा पर है उत्तर प्रदेश की। और जम्मू कश्मीर के ये उत्तरी सीमा पर है, उत्तरी सीमा। और पाकिस्तान में ये बलूचिस्तान, पाकिस्तान में एक स्थान है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान के पश्चिमी सीमा पर लगा हुआ है। पश्चिमी सीमा पर लगा हुआ है, और महाराष्ट्र के ये दक्षिणी सीमा पर है, दक्षिणी सीमा पर। महाराष्ट्र के ये दक्षिणी सीमा पर है। इस तरह की ये आकृति बनी हुई है। आलमगीर यूपी का है, और यूपी में पूर्वी सीमा पर है, और मांग जम्मू कश्मीर में है, और ये उत्तरी सीमा पर है। उत्तर का है तो उत्तरी सीमा पर है, पूर्व का है तो पूर्वी सीमा पर है, और दक्षिण का है तो दक्षिणी सीमा पर है, और ये पश्चिम का है तो पश्चिमी सीमा पर है। इन प्रांतों में भी अंतिम है। ठीक है, जैसे महाराष्ट्र का जो नक्शा बनता है इसमें, इस तरीका से ये महाराष्ट्र का जो नक्शा है इसमें, तो यहाँ पर बिल्कुल दक्षिणी सीमा पर है। ठीक, और इसी तरीका से उत्तर प्रदेश का जो नक्शा है उसमें पूर्वी सीमा पर ये बनता है। चलिए, इसके बाद जो साक्ष्य जो मिले थे, पूरे हड़प्पा संस्कृति के, वो कहाँ कहाँ मिले थे और कैसे, बस छोटे से टॉपिक के साथ से कंप्लीट करते हैं और इसकी जानकारी पूरी। देखिए, पहला साक्ष्य मिला था आपका है हड़प्पा स्थल। हड़प्पा, अच्छा, ये हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर है। नदी का नाम है रावी। अच्छा, यहां से मिला क्या था, कभी कभी पूछता है, और ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है कि क्या मिला था यहां से हड़प्पा से। तो हड़प्पा से बहुत सी चीजें थी मिलने के लिए, लेकिन आपको जो ज्यादातर परीक्षा में पूछा जाता है अन्नागार। अन्नागार मिला था। एक और चीज मिली थी यहां से, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ एक पौधा दर्शाया गया है। स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, स्त्री के गर्भ से निकला पौधा। ये पूछ लेता है ये किसका प्रतीक है। ये प्रतीक है, ये प्रतीक किसका है, उर्वरता की देवी का। की देवी, इसका ध्यान रखना।
कहां से? हड़प्पा से मिला है। दूसरा स्थान है आपका मोहनजोदड़ो, पहला हो गया, दूसरा है मोहनजोदड़ो। ये मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर है? मोहनजोदड़ो सिंध नदी के तट पर है, सिंधु नदी के तट पर। और यहां से क्या मिला था? यहां से मिला था कांसे की मूर्ति। जो जरूरी है, वैसे तो बहुत से मिले थे, कांसे की मूर्ति और एक और बृहद स्नानागार। ये मिला था। और 6 भट्टे भी मिले थे यहां से, 6 भट्टे के अवशेष, 6 भट्टे के अवशेष मिले थे। इसके बाद अगला है चन्हू-दड़ो। चन्हू-दड़ो, और चन्हू-दड़ो सिंध नदी के तट पर बसा हुआ है। अच्छा, यहां से मिला क्या था? चन्हू-दड़ो से यहां से मिला था वक्राकार ईंटें, वक्राकार ईंटें, और एक और चीज मिली थी, लिपस्टिक। लिपस्टिक मिली थी जो महिलाएं लगाती हैं। अगला है कालीबंगा। कालीबंगा, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है। नदियां पूछता है, घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है। और यहां से जो साक्ष्य मिले थे वो 7 अग्नि वेदिकाएं, 7 अग्नि वेदिकाएं यहां से मिली थी। और जुते हुए खेत का साक्ष्य, जुते हुए खेत का साक्ष्य यहीं से मिलता है। अगला है लोथल। लोथल, लोथल एक बंदरगाह है और भोगवा नदी के तट पर है। भोगवा नदी, और भोगवा नदी के तट पर है। यहां से क्या मिला था? यहां एक बंदरगाह है, यहां से बंदरगाह मिला था। और धान और बाजरे के साक्ष्य हैं, धान व बाजरे के साक्ष्य, धान और बाजरे के यहां से साक्ष्य मिले हुए हैं। अगला है सुरकोटड़ा। सुरकोटदा, यहां ये सुरकोटदा दस्क नदी के किनारे, दस्क नदी के किनारे है। और यहां से घोड़े के साक्ष्य मिले थे। और भी है लेकिन जरूरी यही है जो आता है। अगला है बनावली।
वनावली सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ है। और यहां से हल्की आकृति वाली मिट्टी हल्के आकृति वाली मिट्टी या कहें के खिलौने, ये कहें हल्के साक्ष्य कहां से मिले हैं, तो वनमाली से। ठीक है, हल्की आकृति वाले मिट्टी के खिलौने मिले हैं, यहां से खिलौने मिले हैं। और यही सबसे ज्यादा मोस्ट हैं, इससे ज्यादा नहीं कंप्लीट करें, बस इतना ही बहुत है। 3 4 5 6 7। तो देखिए, इस वीडियो को आप नीचे कमेंट में जरूर लिखिए कि कैसी लगी आपको वीडियो, कोई कमी हो तो इसमें नीचे लिखिए। ठीक है, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में। नमस्कार।